मेरा पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बैठो बैठो, हम लोग खड़े हैं। बैठो हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। भैया सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया प्लीज। दोस्तों, बचपन से लेकर के जब हम बड़े होते हैं तब तक हम कई सारे सपने देखते हैं और उन सपनों में कहीं अंदर खाने एक सपना ऐसा है जो शायद हर भारतीय का कॉमन होता है और वो सपना है जब कभी वक्त मिले कश्मीर जाने का। बेहद खूबसूरत कश्मीर घूमने की एक इच्छा हर भारतीय के मन में कहीं ना कहीं दबी होती ही है और वो अपने हिसाब से प्लान भी बनाता है, उसके लिए बड़ी प्लानिंग भी करता है। कई बार ये मौका बचपन में ही मिल जाता है, कई बार बड़े होने पर, शादी के बाद, या फिर दोस्तों के साथ प्लान बनाकर, या फिर एक लंबी उम्र गुजार कर थोड़ी थोड़ी बचत करके और फिर लोग वहां जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अपना सपना पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि कभी ना कभी जिंदगी में एक बार तो ये धरती का स्वर्ग देख ही लिया जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरती की तारीफें हमने, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है तो कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोस, एक रूमानी एहसास फिल्मों के जरिए, वो जो एहसास है वहां की खूबसूरती का, वो एक पूरा जो एक नजारा आंखों में कैद किए होते हैं, उसको देख करके लगता है कि आज नहीं तो कल यहां जाना तो है। और ऐसे ही कुछ सपने लेकर के कुछ लोग कश्मीर पहुंचते हैं, बिल्कुल इसी कैटेगरी में। कोई शादी के बस कुछ दिन बाद गया, कोई थोड़ा वक्त लेकर के एक लंबी उम्र गुजार करके उसके बाद अच्छे से सारा प्लान करके और फिर गए। कई सारे कपल्स, कई सारे लोग वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी वहां पर हो जाती है कि सारा देश या सारी दुनिया की जुबान पर आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम का नाम है। आखिर क्या हुआ उस बैसरन घाटी में, कैसे 28 लोग वहां मार दिए गए, क्या हुआ उस वक्त जब एक पत्नी अपने पति को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख रही थी, क्या हुआ जब भारतीय सेना के जो जवान थे उनको देख करके भी वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन है, ये हमें मारने आए हैं या ये हमें बचाने आए हैं। क्या हुआ होगा उस वक्त जब वहां पर चीख पुकार मच गई, इतनी खूबसूरत जगह पर खून ही खून चारों तरफ, लाशों के ढेर चारों तरफ, और हर तरफ बस चित्कारें सुनाई दे रही थी, हर तरफ रोने का, गम का मंजर। और फिर सामने आते हैं वहां के स्थानीय कश्मीरी जो मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। उनमें से 2 लोग जो इन टूरिस्ट को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, इसमें मारे जाते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। यहाँ का जिला अनंतनाग है और यहीं से एक गांव है पहलगाम। दरअसल पहलगाम की ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज, और महाराजगंज के थाना क्षेत्र की एक जगह है हाथीपुर। सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। 12 फरवरी 2025 को शादी के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि चलो कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। हनीमून के लिए लोग जाते ही हैं, तो इन्होंने कश्मीर का प्लान बनाया। बात जब घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी ये बात कर ली जाती है कि कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, सैर सपाटे के लिए। और इस तरह से घर के परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं अपना अपना नाम एक तरीके से लिस्ट बनानी वो शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते संख्या हो जाती है 9। तो अब इस परिवार के ये 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो घूमने चलते हैं। परिवार के लोग सब मिल करके 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद ठहरते हैं, होटल वगैरह देखते हैं, अलग अलग इलाकों की तरफ वो रुख करते हैं, और सबसे पहले ये जाते हैं सोनमर्ग, इसके बाद जाते हैं गुलमर्ग, और वो इधर उधर घूमते हैं, आकर अपने कमरे पर आराम करने लगते थे। अब ये 22 अप्रैल 2025 आ जाता है, पहलगाम की तरफ रुख करते हैं।
दरअसल इसको पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहां जा रहे थे तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद शुभम अपनी पत्नी के साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है, और ये चारों सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो वहीं रुक जाते हैं। पहलगाम के जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बैसरन घाटी है। घाटी में लगभग 8 से 10 किलोमीटर घोड़े पर जाना पड़ता है, और वो जो घोड़े खच्चर वाले जो होते हैं वो जैसे जैसे दाम मांगते हैं उस हिसाब से बातचीत करने के बाद जो भी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके और ये लोग तैयार हो जाते हैं उस सवारी के लिए। अब लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर उधर खूबसूरत नज़ारों के बीच ये वहाँ पहुँचते हैं, और उसी तरह से सैलानी सारे के सारे इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं। घोड़ों का खच्चर का मोल भाव करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई ही कुछ ऐसी है, और ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाने का अपना एक तरीका होता है जो हर किसी को नहीं आता। और ऐसे में लोग अब आजकल ज़्यादा पैदल चलने के शौकीन भी नहीं हैं, तो इस तरह की सुविधाएं वो ले लेते हैं। आदत होती है, वो आराम से चले जाते हैं, और जो नहीं चल पाते वो इस तरह की सुविधाएं उपयोग करते हैं। अब साहब 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आप जाना चाहें तो चले जाएं। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ, अपने चचेरा भाई और उसकी पत्नी, ये सब जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ ऊपर पहुँचते हैं। जो घोड़े वाला है वो कहता है कि साहब मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आराम से 1 आध घंटे में जितना मन करे उतना आराम से घूम आइए। अब साहब इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना अच्छा नज़ारा है, देखते ही कहेंगे कि कश्मीर तो वाकई जन्नत है। ये बात शुभम द्विवेदी सुनता है, वो मुस्कुराने लगता है। कह रहा है कि पूरा कश्मीर घूम लिया, अब ये पहलगाम बचा है, यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची है, जरा इसको भी देख लेते हैं। वहां पहुंचते ही जाने के बाद, क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है तो लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, ऐसे में प्यास भी लगने लगती है, भूख भी लगती है। शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। खाने के नाम पर वहां पर या तो मक्का की रोटी साग मिलता है, या फिर मोस्टली वहां पर लोगों के लिए पहाड़ों में जाकर मैगी खाने का अपना एक क्रेज है। 2 मिनट में मैगी तैयार भी हो जाती है। पर्यटक होते हैं, उनको वो फटाफट दे देते हैं। शुभम द्विवेदी के हाथ में जब ये मैगी आती है खाने के लिए, वो तैयारी कर ही रहा था, इतने में 2-3 वर्दी वाले वहाँ पर पास में पहुँचते हैं, आते हैं, और आने के बाद में इन दोनों की बातें वो सुन रहे थे, पास में खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते ही कहते हैं शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो। यह बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब सा लगता है। वो हैरान हो जाता है, सोच के परेशान होता है कि डायरेक्ट सवाल ऐसा, किस तरह की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, और इसके बाद वो उससे पूछता है कि नाम क्या है। वो एकदम तैश में आकर नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। क्या बात है। और बस इतना कहते ही तड़ातड़ गोलियां चलने लग जाती है। शुभम द्विवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रह जाती है। उनको एक संदेश दिया जाता है, और जो संदेश सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस तरह की घटना फिर जैसे महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं, 5 का ग्रुप होता है, 5 लोगों के साथ ये आते हैं, उसमें पति पत्नी, उनकी बेटी, चाचा, एक और सदस्य होते हैं। 5 के 5 वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोलियां चलती हैं, इन्होंने भागकर पास में ही एक टेंट होता है, वहां पर वो चले जाते हैं, और उन्हें लग रहा था कि यहाँ आराम से सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी पहने हुए आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि एक जो बुजुर्ग आदमी होता है, उसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास कुछ होगी, नाम उसका संतोष जगदाले होता है। यह बात मीडिया में उसकी बेटी जो है आशावरी जगदाले, उसने बताई थी, और तब ये बात लोगों में पहुंचती है। दरअसल वो जगह संतोष जगदाले से वहां पर कहा जाता है कि तू इधर आ जा, बाहर। अब उसे बाहर बुलाया जाता है और यह कहा जाता है कि चौधरी आजा बाहर। अब वो बुजुर्ग आदमी 54 साल का जैसे ही बाहर आता है, उसे कहते हैं कि कोई कुछ याद है, तो वो कहते हैं कि क्या याद है साहब। तो वो, क्योंकि बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात करें, वो समझ नहीं पाते। दोबारा से कहते हैं कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद हो इस्लामिक तो सुना दो, और नहीं सुना पाते, वो समझ नहीं पाते। इसके बाद गोली चलती है। पहली गोली जाकर सर में मार दी जाती है, दूसरी गोली पीठ पर मार दी जाती है, क्योंकि जैसे ही उनका गोली लगने के बाद वो घूमते हैं तो तीसरी गोली उनके कान के पास लगती है।
ये शोर, ये चीखें सुनने के बाद उनके भाई होते हैं जिनका नाम स्तंभ होता है, वो ये बात सुनने के बाद बाहर निकलते हैं, आवाज लगाते हैं। आतंकवादी समझ जाते हैं कि इसी का भाई है, इससे क्या नाम, क्या पता, इसके बारे में क्या पूछना। उनको भी 4-5 गोली तड़ातड़ मार दी जाती है और गोली लगते ही वो भी जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के जो सेक्टर 7 है, वहां का एक गांव लगता है भूसली। वहां के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल। 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है और हिमांशी से शादी होने के बाद मसूरी में इनको घूमने का, बारात का जो भी प्रोग्राम था। दरअसल इनकी जो नेवी के लेफ्टिनेंट होते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है केरल के कोच्चि में। शादी के लिए ये आए थे, अच्छी खासी लंबी छुट्टियां ले रखी थी और 16 अप्रैल को जैसे ही शादी वादी, बारात सब प्लान निपटा, उसके बाद फिर ये प्लान करते हैं कि क्यों ना विदेश घूम के आते हैं, स्विट्जरलैंड घूम के आए। इसके लिए इन्होंने यूरोप का एक वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद इनको वीज़ा नहीं मिल पाया, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहाँ चलेंगे। इन्होंने टिकट बुक करा दिया, सीधा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुँच जाते हैं। और जब ये श्रीनगर पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले इनका जो रुख था वो मिनी स्विट्जरलैंड का रुख था, इसलिए 21 अप्रैल को ये वहाँ पहुँच गए। 16 अप्रैल को इनकी शादी थी, पहला ट्रिप था पहलगांव का। पहलगांव यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि अपने जम्मू कश्मीर का पहलगांव की बैसरन घाटी दिखाई देती है। वहां जाते हैं और जाने के बाद पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे, गोलियां चल रही थी। इनसे भी नाम पूछा जाता है, इनसे भी वही सवाल सारे पूछे जाते हैं, कौन हो, क्या हो, इनकी पहचान की तस्दीक की जाती है। और जब आतंकवादियों को यह लग जाता है कि हम जिनको मारने के लिए आए हैं वो यही हैं, और इनको भी तड़ातड़ गोलियां मार दी जाती है। इसके बाद वहां पर चीख पुकार शुरू हो जाती है। उनकी पत्नी ने, उन्होंने भी यही अपील की कि मैं क्या करूंगी। तब भी उन्होंने यही संदेश दिया कि जाकर मोदी को कह देना, मोदी को बता देना कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। अब जो ऑफिस में ऑफिसर होता है, नेवी का ऑफिसर, असल में ये कुछ कर पाते, क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वो पुलिस की वर्दी में आए थे, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोली चला रहे हो। बस उनका काम था, वो अपना काम कर रहे थे। यदि वो पता होता कि ये, उस ऑफिसर को ये पता होता कि ये पुलिस नहीं है, ये आतंकवादी है, उनसे मुकाबला वो करते शायद, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि ये निहत्थे थे। जैसे ही घर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता है कि इस लेफ्टिनेंट का जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के लिए तैयारी चल ही रही थी, खबर सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद तो फिर परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग जिले के पहले गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन शाह। दरअसल वो रोज अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वहां पर, जहां पर सैलानी आकर रुकते हैं, उनके वाहन आकर रुकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं। इन घोड़ों को कुछ नौकरों की जरूरत पड़ती है और सैयद आदिल हुसैन शाह भी ऐसी ही नौकरी करता था। किसी के लिए जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं, उनके पास जाकर खड़ा हो जाता। उनका काम है कि सैलानी के पास जाएं और बातचीत करता है। कहते हैं, साहब आपको मैं ऊपर घाटी दिखा कर ले आऊँगा, बहुत खूबसूरत है, मिनी स्विट्जरलैंड है। इस तरह की बहुत सारी लुभावनी बातें करके वो किसी तरह उनको समझा लेता है, मना लेता है। एक मजदूर आदमी रोज घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में जाता है। पूरे दिन में एक ही भले ही पर्यटक उनको मिले जिसे वो घुमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर 2-3 घंटे का समय लग जाता है और इतना समय वापस आने में भी लगता है। इसी तरह से सैयद आदिल हुसैन भी निकला था। 20 अप्रैल 2025 के दोपहर के समय उसने एक सैलानी को वो पकड़ता है और उनके साथ वो जाता है। जाने के बाद मौके पर पहुंचता है। जैसे ही मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं तो वहां से लगभग, जो मेन गेट होता है उससे लगभग 20-30 मीटर या 50 मीटर के आसपास पहले से ही घोड़े इंतजार करते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह वो मानते हैं, क्योंकि यहाँ उनसे पैसे मिलते हैं, इनसे ही इनकम होती है। अब साहब 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है उस टूरिस्ट से। और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके कुछ फ़ोटो वोटो खींच लूँगा। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट खुश होकर उसे इनाम दे जाए। इनाम की आय के एवज में आदिल जो होता है, आदिल हुसैन शाह, ये वहाँ पहुँचता है। वहाँ आने के बाद जब गोलियाँ चल रही थी, उस गोली की जद में ये भी आ जाता है। बताया जाता है कि आदिल उन आतंकवादियों से भिड़ जाता है और उन टूरिस्ट को बचाने के चक्कर में इनकी भी मौत हो जाती है।
वो आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं। जैसे ही इसकी मौत की, इसकी हत्या की खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये जो मजदूर है वो अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार के लोग रो रो कर कह रहे हैं कि हमारा कौन देखेगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा। ऐसी ही ये कहानी है बिहार की, जिला रोहतास के अहूरी के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि मनोज, जिसका नाम है मनीष रंजन, उम्र उनकी 42 साल के आसपास, जो कि आईबी में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी, जिनका नाम जया मिश्रा होता है, कहती हैं कि चलो कहीं घूमने के लिए ले चलो। बच्चे काफी दिनों से कह रहे हैं, एक बेटी होती है 8 साल की, एक बेटा होता है 12 साल का। इस तरह से पत्नी के साथ ये आईबी ऑफिसर, जिसका नाम मनीष रंजन था, वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ऐसा करते हैं कि कश्मीर का प्रोग्राम बना लेते हैं। वैसे भी कश्मीर की बहुत तारीफ़ें सुनते हैं, रोज़ सर्च करता हूँ, लोगों के स्टेटस, फोटो सब देखता हूँ, तो ऐसा लगता है वाकई कश्मीर घूमने लायक है। इसका एक बार तो प्रोग्राम वहाँ का बनाना ही है। इनके परिवार के सदस्य, कई लोग ऐसे हैं जो पश्चिमी बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिमी बंगाल में रहकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो होते हैं बिहार के ज़िला रोहतास के होते हैं और ये छुट्टियाँ मनाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। अपनी बेटी, पत्नी, अपने बेटे के साथ वहाँ जाकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब गोलियाँ चल रही थी, गोली चलने के दौरान कई आतंकियों ने इनको भी इनका नाम, पता वगैरह पूछ के, आखिरकार तुम कौन हो, क्या कुछ सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो। जानकारी नहीं दे पाए तो आतंकवादी पूछ रहे थे, उनको भी इसी तरह से गोलियों का शिकार होना पड़ गया। बेटी देखती रह गई, पत्नी देखती रह गई और बेटा भी ये सब अपनी आंखों से देखता रह गया। कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं था। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था उनमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस पूरे कांड से दूर रखा और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही 20 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब ये सूची बनती है, लिस्ट बनती है, कौन कहां से है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक ये बताए जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि पर्यटकों को सिर्फ उनके पास जाते थे, उनसे नाम पता पूछते, उनसे पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे और स्पेशली कुछ खास को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरह से जो निशाना बना रहे थे, ये खबर अब सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर हर जगह चल रही थी। हर जगह लोग देख रहे हैं। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जब ये न्यूज़ फैलती है तब लोगों को ये याद आ रहा था कि जो पूरी इंडिया के बाहर के लोग कश्मीर जाते हैं तो वहाँ का पर्यटन ठीक होता है, वहाँ लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनके घर चलते हैं। अगर इसी तरह से गोलीबारी चलती रही या इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रुकी, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी पर्यटक को निशाना बनाया जाता है, अमूमन पहली बार ऐसा हुआ होगा, आम लोगों को वहां निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछले साल भी मारे गए थे। लेकिन इस बार जो बड़ी संख्या में, लगभग 27 से 28 के आसपास लोग मार दिए गए, इससे पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया है। लेकिन सरकार ने भरोसा हालांकि दिलाया है कि जो भी इसके पीछे हैं लोग, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कुछ विदेशी भी बताए जाते हैं, जिसमें नेपाल और यूएई के एक हैं जो मारे गए और साथ ही स्थानीय 2 नागरिक भी हैं। कुल मिला के लगभग 28 की संख्या है। वो घट बढ़ सकती है क्योंकि घायलों की संख्या भी अच्छी खासी है। दोस्तों, पुलवामा में एक हमला हुआ था। उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये बड़ा हमला बताया जाता है और बहुत बड़ा हमला कह सकते हैं। और जिस हमले की जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने, और अब ये जो हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, इसके लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब इनके स्केचेस जारी कर दिए गए हैं। जो 2-3 आतंकवादी, इनका एक का नाम आसिफ फौजी है, एक का नाम सुलेमान शाह, एक का नाम अबू तलहा, और हमले के जो मास्टरमाइंड बताया जाता है जिनका नाम है सैफुल्लाह खालिद, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत की सरकार ने ये वादा किया है, ये भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा गिरफ्तार किया जाएगा उन लोगों को, उसको भी यहाँ लाया जाएगा। और जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर में वाकई शांति बहाल होगी और जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही वापस जा पाएंगे। किसी को डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कश्मीर के जो लोग हैं वो, उनका ये बताना है कि जिस तरह से इन टूरिस्ट पर हमला हुआ, इनकी वजह से न जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ पाते हैं, कितने घरों के सारे काम चलते हैं, रोज़ की आजीविका इनसे चलती है। अगर टूरिस्ट के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो फिर कौन वहाँ घूमने के लिए आएगा और कौन अपने यहाँ
कह देंगे कि भारत में बहुत सारी जगह है, लेकिन कश्मीर जैसी जगह जहां इतनी दहशत अब फैल गई है वहां कौन जाएगा। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो कश्मीर में हो सकता है कि उनके पास अलग दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ जाए, जो परेशानियां हैं वो कुछ अलग हो जाएं, खाने पीने की, रहने सहने की बढ़नी शुरू हो जाएं। इसलिए ऐसे आतंकवादियों का बिल्कुल किसी भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? हालांकि ये जो घटना है ये किसी भी भारतीय के दिल से निकल नहीं रही है। हर कोई बहुत आक्रोशित है, हर कोई बहुत दर्द में है, दुख में है, परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं। परिवारों की हिम्मत बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया या तमाम जरियों से भी उनको ढांढस बंधवाने की कोशिश पूरा भारत कर रहा है। इस कहानी को आप कैसे देखते हैं? आपकी भावनाएं ये सब कुछ देख करके, जान करके क्या कहती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।